वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 287 पर आ जाइए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर फोकस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। सोचना कि आंसर क्या होगा, क्या पता कोई ना कोई प्रश्न फंस ही जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है जो दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में खड़ा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है इसकी ऊंचाई मीटर में 7.2 मीटर है। अच्छा, कौन सी डायनेस्टी में बना था ये? गुप्ता डायनेस्टी, मतलब गुप्तों ने इसको बनवाया था। तो मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर और वजन इसका 3 टन से भी ज़्यादा है। इस पर खुदे अभिलेख से इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है, टीला। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप आकार में कभी गोल या लंबे तो कभी छोटे बड़े हो सकते हैं। और सभी स्तूप जो हैं बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ एक डिब्बे में रखी जाती थी। उसमें इसे क्या कहा जाता था? धातु मंजूसा कहा जाता था। स्तूप प्रायः इन्हीं धातु मंजूसा के ऊपर रखा गया मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह। कौन सा है? गर्भगृह, ऑप्शन नंबर डी। तो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवताओं को रखा जाता था और इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। और कौन से देवी देवता पूजे जाते थे? विष्णु, शिव और दुर्गा, जो आज भी हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्रियों तथा शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए। बताइए कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, करेक्ट है वाला स्टेटमेंट। पुराणों स्त्रियों और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, मतलब अनुमति थी लिखा है, अनुमति थी तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि अनुमति उनको नहीं थी। हाँ, लेकिन वो पुराणों को सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक और ए और सी। तो स्त्रियों और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वहाँ था, वहाँ लिखा है थी तो गलत है। लेकिन पुराणों को सुन सकते थे वो। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। किनमें? पुराणों में। ब्राह्मण पुराण के अनुसार किसने पुराण संहिता का संकलन किया है? ब्राह्मण पुराण के अनुसार किसने पुराण संहिता का संकलन किया है? वेद व्यास ने। किसने किया है? वेद व्यास, ऑप्शन नंबर ए। तो पुराणों की संख्या 18 है, परंतु मत्स्य पुराण में लिखा है कि पहले पुराण एक ही था, उसी से अन्य सभी पुराण निकले। ब्राह्मण पुराण के अनुसार वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्ष को दी। उग्रश्रवा लोमहर्ष के पुत्र थे। ये भी पुराणों के संकलन से जुड़े थे। एक नाम है यहाँ पर मंखक। मंखक, तो मंखक कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे। श्री कंठचरित महाकाव्य तथा मंखकोश इनकी रचना है। श्री कंठचरित महाकाव्य और मंखकोश मंखक की रचना है, जो कश्मीर के एक संस्कृत के महाकवि थे। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? ये होती है तमिलनाडु में। ठीक है, अगर पूछा जाए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ होती है, तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में होती है, यानी पंजाब हरियाणा सही हो जाता। तो शीत ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। और भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है।
नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। यह है कथन, यह है कारण। व्याख्या करेगा तो ये होगा, व्याख्या करेगा तो नहीं होगा, मतलब व्याख्या नहीं करेगा तो बी होगा। इनमें से कोई सही गलत होगा तो उत्तर सी या डी में से दिया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। कथन क्या कहता है? कथन कहता है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है। व्याख्या भी कर रहा है तो कथन कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। ठीक है। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण, थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण है? स्थान की स्थिति इम्पोर्टेंट है। ऊंचाई इम्पोर्टेंट है क्या? बिल्कुल है। उच्चवाच इम्पोर्टेंट है। देशांतर इम्पोर्टेंट है? नहीं है। अक्षांश होता तो इम्पोर्टेंट होता कि नहीं होता? तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, थर्ड कटेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 3, 1 और 2 4। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति कोमा ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी तथा उच्चवाच पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर नहीं होती। डेथ वैली कैलिफोर्निया से भी कहीं ज़्यादा होती है। मशीनराम मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मशीनराम मेघालय में होती है। ठीक है। डेथ वैली में तो वैसे भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में कहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं क्या? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर। वही तो पश्चिमी घाट लिखा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर। तब क्या करते हैं आप? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर। अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल पाए जाते हैं। क्या पहचान है इनकी? 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में है, तो इसलिए 2 भी सही हो जाएगा। पहले वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। 2 3 4। तो उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। ये बहुत घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी ज़मीन तक पहुंच नहीं पाता। ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में, और पश्चिमी घाट की संकरी पट्टियों में। भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट ये भी है कि इनमें से कोई सही नहीं है। तो सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनाज, गेहूं एवं चावल का भंडारण करती है, जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। ऐसा बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करने के लिए किया जाता है। ऐसा बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करने के लिए किया जाता है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो सरकार भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के माध्यम से अनाज, गेहूं एवं चावल का भंडारण करती है, जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि अनाज कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जा सके। इस कीमत को क्या कहते हैं? निर्गत कीमत। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है? डेली कितनी कैलोरी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी चाहिए। अगर नगरीय क्षेत्र होता तब कितनी चाहिए? 2700। गलत, 2100 कैलोरी चाहिए नगरीय के लिए। ठीक है। तो देखिए, भारत में गरीबी निर्धारण में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता कितनी है? 2400 कैलोरी है प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और नगरीय क्षेत्रों में है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना खुले बाजार की क्रियाएं एवं एसएलआर का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है क्या? नहीं करती। वित्त मंत्रालय करता है क्या? नहीं करता। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है क्या? नहीं। फिर कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ये सब आरबीआई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, यह विधेयक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित करता है। इसमें प्रस्तावित रोजगार का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 30 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। देखिए 30 दिन बहुत ज़्यादा है, 15 दिन, अगर 15 दिन में नहीं कराए, 15 दिन में नहीं किया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा वाला इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 को पारित किया गया। यह विधेयक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। तो 30 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 15 दिन है, कितना, 15 दिन। प्रश्न क्रमांक संख्या 15 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इस योजना को 1993 में आरंभ किया गया। इस योजना में ग्रामीण एवं छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसके अंतर्गत युवाओं को लघु व्यवसाय उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। लोहा, निकल, कोबाल्ट, कोकिंग कोल उपर्युक्त में से कौन से चुंबकीय पदार्थ हैं? मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है, लोहे पे लगाओगे चिपक जाएगी, कोबाल्ट पे लगाओगे चिपक जाएगी, निकल पे चिपक जाएगी, कोकिंग कोल पे कहाँ चिपकेगी? कहाँ चिपकेगी कोकिंग कोल पे? कोकिंग कोल का मतलब क्या है? पत्थर का कोयला। कुकिंग कोल का मतलब क्या है? पत्थर का कोयला। 4 को एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे कैसे कहलाते हैं? वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। यदि हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। निम्नलिखित पर विचार करना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन, संघनन। बताइए उपरोक्त में से किस या किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती है? मान लीजिए आपके पास जल है, एक गिलास है, इसमें बर्फ़ के टुकड़े भरे हैं, तो यहाँ पर बूंद 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 पानी आ जाएगा इसकी बाहरी सतह पर। क्यों होता है ये होता है कंडेंसेशन की प्रोसेस के कारण, संघनन के कारण। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन से क्या होता है? उससे तो लिक्विड फॉर्म में जो द्रव है वो गैसीय अवस्था में बदलता है ना, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से। तो जहाँ जहाँ 1 है 2 है उसको हटाइए, केवल 3 लगाइए। तो देखिए बर्फ़ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें संघनन यानी कंडेंसेशन के कारण एकत्रित हो जाती हैं। वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है, सभी को पता होगा। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर हमको दिखाई देती हैं। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों ही प्रक्रियाएं जल को मतलब द्रव अवस्था को वाष्प अवस्था में या गैसीय अवस्था में बदलती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 सारे के सारे सही हैं। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है। इस सेल का एक सिरा धनात्मक तो दूसरा होता है ऋणात्मक। स्विच एक ऐसी सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने के लिए कार्य करती है। तोड़ने और जोड़ने का कार्य करता है विद्युत स्विच। प्रश्न क्रमांक संख्या 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। थर्माकोल, रबर, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से विद्युत चालक के उदाहरण है। इलेक्ट्रिसिटी इनमें किस किस में चल सकती है? कौन सा विद्युत का चालक है, कौन सा विद्युत का रोधक है? देखिए रबर तो विद्युत रोधक है तो इसमें तो चल नहीं सकती। थर्माकोल भी विद्युत रोधक है,
मानव शरीर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज होती है। अगर आप कोई करंट लग रहा है किसी को और उसको छू लोगे तो आपको भी लग जाएगा। इसलिए हटाने के लिए किसी कपड़े का, डंडे का, तकिए का, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। एलुमिनियम की पत्ती तो हिला के रख देगी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तीसरा चौथा केवल हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक, और जिन पदार्थों से विद्युत धारा नहीं हो सकती प्रवाहित वो होते हैं विद्युत के रोधक। थर्माकोल और रबर विद्युत रोधक पदार्थ हैं, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। मानव शरीर भी अच्छा विद्युत चालक है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद। ज़रा कमेंट करिए, किसी के 20 में से 20 सही हुए क्या? किसी के 20 में से 20 सही हुए क्या?